हेलो। ओके, तो ये सर्वेइंग का थर्ड लेक्चर है, लेक्चर 3 है। ठीक है, चेन सर्वेइंग है टॉपिक। ये टॉपिक मेंशन्ड है यहाँ पे, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस चेन सर्वेइंग। ठीक है, अगर कोई टॉपिक है इस पूरे सब्जेक्ट में जिससे मैं 2 या 3 नंबर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ तो वो ये टॉपिक है, चेन सर्वेइंग। ठीक है, एक तो इसमें थ्योरेटिकल आएगा, आना ही आना है। ठीक है, ये सब टेप्स किस टाइप की होती हैं, कौन सी टेप क्या होती है, लेंथ कितनी होती है, ये सब चीज़ें, कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है, ये सब अभी पढ़ते हैं। दूसरा एक न्यूमेरिकल आना ही आना है। न्यूमेरिकल जो पिछली बार आया था वो था स्लोप करेक्शन का। मैं प्रीवियस ईयर देख के बता रहा हूँ आपको, आपको भी प्रीवियस ईयर और सिलेबस देख लेने चाहिए। पिछली बार जो न्यूमेरिकल था वो था एक सिंपल से 2-3 नंबर आपको डेटा दिया था और पूछा था स्लोप करेक्शन क्या है। इतनी मुश्किल कैलकुलेशन कोई नहीं करवाएगा कि आपसे नहीं हो पाए। ठीक है, ये पूछा था पिछली बार, तो 2 नंबर तो मैं मिनिमम एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। मिनिमम मैं इससे 2 नंबर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो ये हो सकता है 4 का भी आ जाए। तो प्लीज़ इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है सर्वेइंग का। ये चेन सर्वेइंग और कंपास सर्वेइंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। बाकी ये सब कर्व्स, प्लेन टेबल, ये सब एक एक नंबर के आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये 2 टॉपिक्स आपके जो है ना, ये 2 टॉपिक्स ये आपके 4 से 5 नंबर करवा सकते हैं। हो सकता है कि 2 या 3 ही आए, पर 4-5 का भी आ सकता है इनसे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चेन सर्वेइंग। सबसे पहले सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम किस सीक्वेंस में मूव करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा चेन सर्वेइंग की बेसिक टर्म्स के मतलब। इसमें मैं ये सब बताऊंगा कि रेंजिंग का क्या मतलब होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। रेंजिंग क्या होता है, ऑफसेट क्या होता है, ये सब चीज़ें, बेस लाइन क्या होती है। ठीक है, ये होगा फर्स्ट। ये ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये चलेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2014 में क्वेश्चन आया था इनवार टेप किस किस चीज़ से बनती है। जैसे कि अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा हो, इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग, उसमें एक था कि 20 मीटर मीट्रिक चेन में कितने लिंक्स होते हैं, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें आएंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स और टेप्स। ठीक है, इससे तो एक तो क्योंकि यार आ ही रहा है ये, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है ना मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, तो लॉजिकली भी चेन से एक क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इक्विपमेंट्स यूज्ड इन चेन सर्वे। ठीक है, इन सब में ये सब आता है। क्लिनोमीटर क्या होता है, एक तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं चेन सर्वे में, चेन वगैरह, वो मैं आपको पता है, मैं टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ाता हूँ, तो वो सब तो मैं पढ़ाऊँगा नहीं कि चेन क्या होती है। जो आनी होगी वो बता दूंगा, मैं वो पढ़ाऊँगा जिससे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एबने लेवल क्या होता है, क्लिनोमीटर क्या होता है, ये सब एबने लेवल पे शायद आ रखा है 2009 में। ठीक है, और फाइनली जो चीज़ है वो है करेक्शंस इन चेन सर्वे। आप अगर ये लेक्चर देख रहे हो और आपके पास 5 मिनट है सिर्फ देखने के लिए, तो प्लीज़ सीधे इस पे टाइम स्टैम्प से इस पे चले जाओ और ये देख लो 10 मिनट और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि अगर इस पूरे लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो ये है, करेक्शंस। इससे एक तो आना ही आना है, मैं तो 3 भी आ जाएंगे ना तो मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा, क्योंकि करेक्शंस पे ही ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये मैंने आपको बता दिया कि इस सीक्वेंस में हम मूव करेंगे, एक बार क्लैरिटी आ जाती है दिमाग में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जानते हैं चेन सर्वेइंग होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ चेन सर्वेइंग। ठीक है, ध्यान से सुनना। 2 तरह की सर्वेइंग होती है बेसिकली। ठीक है, सर्वे क्या होता है, आपको फील्ड पे जाना होता है और उधर कुछ मेजरमेंट्स करनी होती हैं। ठीक है, 2 तरह की बेसिक सर्वेइंग होती है, अभी बता देता हूँ आपको। एक होती है ये आपकी चेन, जो भी हम पढ़ने वाले हैं, और एक होता है ट्रैवर्स। ठीक है, ट्रैवर्स पे लेक्चर आपका डल चुका है। ठीक है, देख लेना उसको। चेन सर्वे में हम सिर्फ डिस्टेंस मेजर करते हैं, हमारे पास एंगल मेजर करने के लिए कोई चीज़ नहीं होती है, एंगल के लिए कोई चीज़ भी नहीं होती। ठीक है, ट्रैवर्स सर्वे में ऑन द अदर हैंड हम डिस्टेंस भी मेजर करते हैं और एंगल भी मेजर करते हैं, डिस्टेंस भी मेजर करते हैं और एंगल भी मेजर करते हैं। ठीक है, तो ट्रैवर्स सर्वे की डिटेल्स तो आपको ट्रैवर्स के लेक्चर में मिल जाएंगी आगे, सारी चीज़ें। अब हम आते हैं चेन पे। चेन पे हमें पता चल गया डिस्टेंस मेजर होता है, एंगल मेजर नहीं होता। ठीक है, नहीं होता ये। ठीक है, अगर एंगल मेजर नहीं होता है तो सीधी सी बात है यार, काम कैसे चलेगा, क्योंकि एंगल तो चाहिए ही, बिना एंगल के आप कैसे काम निकालोगे। तो इसीलिए इधर बाई डिफ़ॉल्ट एक एंगल लिया जाता है, वो है 90 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं चेन सर्वे में। ठीक है,
चेन सर्वे में डिस्टेंस मेजर होता है, एंगल मेजर नहीं होता, लेकिन उसके बगैर काम नहीं चल सकता था, तो हमने बोला सारे एंगल बाय डिफ़ॉल्ट 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, इस 90 डिग्री एंगल पे जो 90 डिग्री का जो एंगल लिया जाता है, इसी को आगे चल के हम पता करेंगे। इसी से डिराइव्ड एक चीज़ होती है ऑफसेट। ठीक है, ठीक है, ऑफसेट। ठीक है, तो इसीलिए इन कारणों की वजह से चेन सर्वे को ऑफसेट सर्वे भी कहा जाता है, या फिर टेप सर्वे। टेप सर्वे तो यार इसलिए कि चेन सर्वे डिस्टेंस मेजर, टेप से भी डिस्टेंस, ये तो ठीक है। ऑफसेट सर्वे ध्यान में रखना, और ये बात याद रखना कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, सर्वे के ऑल एंगल्स नहीं, ऑफसेट के सारे। ऑफसेट जो होता है, जो लिया जाता है वेरिफिकेशन के लिए, वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो ना बात। अब आगे एक और चीज़ देख लो यार, सिंपल सी बात है, ये चीज़ आती है। अब क्योंकि यार हम एंगल नहीं ले सकते किसी चेन सर्वे में, तो यार बिना एंगल्स के तो आप कितना ही बड़ा, बिना एंगल के आपका कोई आपको बोल दे कि यार आप जम्मू सिटी का सर्वे कर दो पूरा मेरे को, ठीक है, तो यार बिना एंगल्स के काम नहीं चल सकता इधर। ठीक है, लेकिन कोई बोल दे कि यार अपने घर के सामने वाले पार्क का कर दे, तो इधर काम चल जाएगा बिना एंगल्स के। ठीक है, क्योंकि आप ऑफसेट्स लेके इधर निकाल सकते हो। इसीलिए चेन सर्वे जो बिना एंगल के लिया जाता है, जिसमें एंगल्स नहीं होते, वो स्मॉल एरियाज़ के लिए वैलिड होता है। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर बता रहा हूँ एक बार, आगे बढ़ने से पहले क्या क्या बोला मैंने, कि यार चेन सर्वे को टेप सर्वे भी कहा जाता है, ये तो क्लियर है। ऑफसेट सर्वे इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारे एंगल्स हम 90 लेते हैं इसमें। ठीक है, ये दूसरी बात, चेन सर्वे में डिस्टेंस मेजर होता है, एंगल मेजर नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये स्मॉल एरियाज़ के लिए यूज़ होता है। स्मॉल एरियाज़ के लिए इसलिए क्योंकि लार्ज एरिया का सर्वे कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जम्मू सिटी का सर्वे कर रहा हूँ, तो बिना एंगल के काम नहीं चलेगा, एंगल चाहिए ही चाहिए। छोटे से पार्क का सर्वे कर रहा हूँ तो वहाँ ऑफसेट से काम चल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो अभी यार कुछ बेसिक टर्म्स हैं चेन सर्वे की। हमारा पहला टॉपिक है ये देखो ना, यहाँ पे मैंने बोला था पहला टॉपिक है बेसिक टर्म्स। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। इसको पढ़ने के लिए पहले ये डायग्राम देखो, ये होता है चेन सर्वे। ठीक है, इसमें ये देखो कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये बीच का पॉइंट है, ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन है। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखो कि मैंने आपको अभी ऊपर बोला था कि चेन सर्वे में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो इससे ये नहीं समझ जाना कि ये जो जिस चीज़ का सर्वे करने जा रहे हैं, इस पूरी चीज़ का, इसके सारे एंगल 90 है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि आपने सर्वे लाइंस डाल दी। मैं कलर थोड़े चेंज करता हूँ। ये जो आपने इसका चीज़ का सर्वे करना था, ठीक है, इस चीज़ का सर्वे करना था, आपने सर्वे लाइंस बना दी। फिर आपने वेरीफाई करने, क्योंकि एंगल मेजरमेंट के लिए तो कुछ है नहीं आपके पास, तो आप वेरीफाई करने के लिए ये लाइंस डालते हो। ठीक है, ये सब जो होती हैं 90 डिग्री होती हैं, और 90 डिग्री होती है ना जो, इसीलिए इनको ऑफसेट्स कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना यहाँ पे क्या चल रहा है गेम। चल ये रहा है यार कि हमारे पास एंगल मेजर करने की कोई चीज़ थी नहीं, लेकिन वेरीफाई तो करना था हमने, तो 90 डिग्री की लाइनें डाल दी, उन लाइनों को कहा जाता है ऑफसेट। बस फिर देखो हमारे पास एंगल मेजर करने के लिए कोई चीज़ थी नहीं, हमने 90 डिग्री की लाइनें डाल दी वेरीफाई करने के लिए। कुछ पाइथागोरस लगाते होंगे, उस सब में नहीं घुसो। उन 90 डिग्री की लाइनों को कहा जाता है ऑफसेट। ये एक ऑफसेट है, ठीक है, ये एक ऑफसेट है, ये एक ऑफसेट है। फिर ऑफसेट के भी अलग टाइप्स होते हैं, वो आगे देखते हैं। समझ गए ना आप कि ऑफसेट का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, अब आओ बेसिक कुछ टर्म्स पे। पहली बात होती है, पहली चीज़ है मेन स्टेशन। ठीक है, फालतू की चीज़ें हटाओ, नहीं आएगा। मेन स्टेशन क्या होता है यार, जो पहला स्टेशन आप एस्टैब्लिश करते हो उसको मेन स्टेशन कहते हैं। ठीक है, नहीं आएगा ये, अगर आएगा तो कॉमन सेंस से कर आना। दूसरी बात, मेन सर्वे लाइन क्या होती है, आप ही डेफिनेशन बताओ। मेन सर्वे लाइन क्या होती है, लाइन जॉइनिंग मेन स्टेशन। फिर से नहीं आएगी, हटाओ इसको। जो आएगा ना वो ये दो चीज़ें हैं, इसको हटाओ। वो है टाई स्टेशन, बेस लाइन, प्रूफ लाइन। अब इनको ध्यान से समझना। ठीक है, इनको समझाने के लिए मैं यहाँ आता हूँ, इसको हटाता हूँ थोड़ी देर। ठीक है, हाँ देखो अब टाई स्टेशन क्या होता है। टाई स्टेशन को सब्सिडरी स्टेशन कहा जाता है। ये वो स्टेशन होता है जो रेंजिंग के लिए होता है। मैं बताता हूँ रेंजिंग क्या होती है। क्या होता है
कि जब आप सपोज सर्वे करने गए, ठीक है, आपने सबसे पहले ये स्टेशन एस्टैब्लिश किया ए, फिर स्टेशन एस्टैब्लिश किया बी, फिर स्टेशन एस्टैब्लिश किया डी, ठीक है। तो अब आपको बी और डी के बीच में भी तो कुछ स्टेशन करने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये लाइन भी आपको डालनी थी बाद में। तो ये जो बीच में स्टेशन एस्टैब्लिश करने पड़ते हैं ना, इनको कहा जाता है सब्सिडरी स्टेशन। सब्सिडरी का अगर आपको मतलब पता हो इंग्लिश तो वह यही होता है, सब्सटीट्यूट टाइप। तो ये सब्सिडरी स्टेशन होते हैं, इनको टाई स्टेशन भी कहा जाता है, ठीक है, समझ गए। सब्सिडरी स्टेशन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेंजिंग का मतलब होता है यही, रेंजिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंटरमीडिएट या सब्सिडरी या फिर टाई स्टेशंस, ठीक है, बस, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ, टाई स्टेशन को सब्सिडरी स्टेशन भी कहा जाता है। ये रेंजिंग की हेल्प से किए जाते हैं, और रेंजिंग का अपने आप में मतलब यही है, प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंटरमीडिएट, सब्सिडरी और टाई स्टेशन, ये सब एक ही होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन क्या होती है यार? कुछ नहीं होती है बेस लाइन, सीधी सी बात है, लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन जो होती है वो बेस लाइन होती है, ख़त्म। ये वन लाइनर आ सकता है, लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन जो होती है वो बेस लाइन होती है, बस। जैसे इस सर्वे में अब मेरे को पता नहीं है लेंथ कितनी है, फॉर एग्जांपल मैं शायद ये बोल सकता हूँ कि ये वाली जो होगी ना, ये बेस लाइन होगी, कि सबसे लंबी है ना, ठीक है। एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि बेस लाइन पे ऑफसेट्स लिए जाते हैं, ऑफसेट्स आर टेकन ऑन बेस लाइन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बेस लाइन फिर बता रहा हूँ, बेस लाइन क्या होती है? बेस लाइन लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन होती है, और ऑफसेट्स इस लाइन पे लिए जाते हैं। ऑफसेट्स या सबसे लंबी लाइन पे ही लिए जाएंगे ना, बस ख़त्म हो गई आपकी कहानी, इतना ही था। प्रूफ लाइन क्या होती है? अब लास्ट चीज़ जो है, प्रूफ लाइन क्या होती है? प्रूफ लाइन यार होती है आपकी, प्रूफ लाइन होती है चेक लाइन, वेरीफाई करने के लिए कि आपकी मेजरमेंट सही हुई हैं या नहीं हुई हैं, ठीक है। कैसे बताऊं आपको? जैसे ये देखो, है ना, मैंने आपको बोला कई सारे ऑफसेट लिए जाते हैं, उसमें से एक ऑफसेट ये वाला था। अब मैंने बोला ऑफसेट्स के भी अपने अलग अलग काम है। ये वाला ऑफसेट जो है ना, ये प्रूफ लाइन का काम कर रहा है। ये देखो लिखा भी है यहाँ चेक लाइन, ठीक है, चेक लाइन लिखा भी है, ठीक है। तो चेक लाइन का मतलब है ये वाला जो ऑफसेट है ना, ये वाला, इससे आप कुछ थ्योरम कुछ पाइथागोरस वगैरह लगा के ये पता कर रहे होंगे कि मेजरमेंट सही हुई है या नहीं, ठीक है, मेजरमेंट सही हुई है या नहीं, ठीक है, वेरीफाई करते हो आप अपनी मेजरमेंट्स। अब ये तो यार सब होगी समझाने की बात, है ना, मैं ये सब समझा दिया। एक बार फिर समझा देता हूँ क्या हुआ होगा इसमें। सबसे पहले अगर ये सर्वे किया होगा ना किसी ने, तो सबसे पहले एक बंदा आया होगा, उसने ए और बी एस्टैब्लिश किए होंगे। पहला पॉइंट जो होता है मेन स्टेशन ए हो गया, फिर उसने बी एस्टैब्लिश किया होगा। तो जो पहले दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है वो हो गई मेन सर्वे लाइन, ठीक है। फिर बी के बाद उसने डी किया होगा सपोज, फिर उसने सी किया होगा, फिर उसने देखा कि यार बी डी लाइन सबसे लंबी है, तो उसने इस लाइन को क्या बोल दिया होगा? बेस लाइन, ठीक है। फिर उसने कुछ ऑफसेट्स डाले होंगे, कुछ भी ऑफसेट्स डाले होंगे, ये डाला, ये डाला, ये डाला, ठीक है, ऑफसेट्स डाले होंगे। फिर इसमें से एक ऑफसेट को नहीं, ऑफसेट डालने से पहले उसने ये देखो यहाँ पे पहले इंटरमीडिएरी स्टेशन एस्टैब्लिश किए होंगे, तभी तो ऑफसेट डाले होंगे। फिर ये ऑफसेट डाले होंगे, ठीक है, ये देखो ऑफसेट डाले होंगे। फिर इनमें से एक ऑफसेट को चेक लाइन बनाया होगा, ये जैसे चेक लाइन बन गई, ठीक है। ये यार ये सब रही समझाने की बात, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर आपको ये सब लाइंस नहीं आती तो आपकी समझ धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए यार प्लीज़ 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 बोल रहा हूँ, फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट स्टफ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट स्टफ, ठीक है, जो आ रहा है जो आएगा, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट स्टफ है। ये 3 डेफिनेशन, ठीक है। मेन स्टेशन पहला स्टेशन नहीं आएगा, मेन सर्वे लाइन जो पहले 2 पॉइंट, ठीक है। टाई स्टेशन क्या होता है? बीच का स्टेशन, रेंजिंग से लगाया जाता है ये, ठीक है। बेस लाइन क्या होती है? जो लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन होती है, इस पे ऑफसेट्स लिए जाते हैं। और प्रूफ लाइन क्या होती है? चेक लाइन होती है वेरीफाई करने के लिए, और ये भी एक तरह का ऑफसेट ही होती है, ठीक है।
अब बढ़ते हैं आगे। ये सब चीज़ें हैं ना, जो जैसे एक बार बता देता हूँ, ये सब डेफिनेशंस वगैरह ये सब आपको नोट्स में मिल जाएंगी। मैंने एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये तो मैंने पैग्स एरोज वगैरह की डेफिनेशन का लगाया है, पर ऐसे ही आपको इन सब का भी स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। सॉरी, स्क्रीनशॉट इन द सेंस कि नोट्स में मिल जाएगा कि इन सब का ये जो चीज़ें हैं ना आपकी मेन सर्वे लाइन, बेस लाइन वगैरह, ये भी आपको यहाँ पे सारे ऐसे नोट्स की फॉर्मेट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो फिर बोल रहा हूँ ये 3 तो आपको आनी ही चाहिए, ये और ये। बाकी ये नहीं भी आए तो चलेगा, डायग्राम नहीं भी याद रहे तो चलेगा। अब चलते हैं आगे एक चीज़ आती है जाने से पहले, चेनेज, ऑफसेट और रेंजिंग। यार कॉमन सेंस की बात है यार, चेनेज क्या होती है, इनके मतलब हैं। चेनेज होती है डिस्टेंस मेजर करना चेन से, उसको चेनेज कहते हैं। ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट लेना 90 डिग्री पे। ठीक है यार, आधी जनता को ये भी नहीं पता होगा एग्ज़ाम देने से पहले, जो मतलब बिल्कुल चले जाते हैं कि ऑफसेट का मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, बेस लाइन पे लिया जाता है। अगर आपको ये 2 बातें भी पता है ना ऑफसेट की, तो आप 90% जनता के ऊपर हो। ठीक है, आगे रेंजिंग क्या होती है, सब्सिडरी स्टेशन एस्टैब्लिश करना। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, चेनेज होता है डिस्टेंस मेजर करना, ऑफसेट होता है 90 डिग्री के बेस लाइन पे एंगल डालना, रेंजिंग होता है सब्सिडरी स्टेशन। मतलब जैसे रेंजिंग क्या हो गई कि यार मेरे को डी पॉइंट पता है, ई बी पॉइंट पता है, तो रेंजिंग होता है S1 एस्टैब्लिश करना, S2 एस्टैब्लिश करना। ठीक है, एक चीज़ जो हर एग्ज़ाम में आती है कि यार ऑल आर डन साइमल्टेनियसली। बस मैंने इस पॉइंट के लिए ना ये चीज़ स्लाइड में डाली थी। एक्चुअली 2009 वाले पेपर में ना क्या हुआ था, उन्होंने बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन द अर्लीस्ट। चेनेज, ऑफसेट, रेंजिंग और डी ऑप्शन था ऑल आर डन साइमल्टेनियसली। तो बस ये मारना था आपको, इसलिए मैंने ये चीज़ बता दी। ठीक है, सिमिलरली एक और मिसलेनियस चीज़ है, देख लो, वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है। यार वेल कंडीशन ट्रायंगल कुछ नहीं होता है। ठीक है, एक ट्रायंगल जिसके सारे एंगल्स 30 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आते हो, वो वेल कंडीशनड होता है। समझ रहे हो ये बात? ठीक है, एक ट्रायंगल जिसका हर एक एंगल इस रेंज में आता हो, वो वेल कंडीशनड होता है। सबसे अच्छा वेल कंडीशनड ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल। खत्म हो गई बात, 60-60-60, वो तो परफेक्ट हो गया ना। ठीक है, सपोज मैं आपको बोलूं कि यार ये वेल कंडीशनड है, क्या 30-40-110 नहीं है वेल कंडीशनड। क्यों? क्योंकि ये 110 हो गया और आपने बोला था सारे 30 से 90 में होने चाहिए। ख़त्म बात। तो एक ये बात याद रखना, क्योंकि ये आ रखा है, वेल कंडीशनड वो होता है इसका हर एंगल 30 डिग्री से 90 डिग्री के बीच आता हो। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक जो था टर्मिनोलॉजी ऑफ चेन सर्विंग, ये ख़त्म हो गया। अब आएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स एंड टेप्स पे। हेलो, हाँ, तो अब आ रहे हैं हम इक्विपमेंट्स यूज्ड इन चेन सर्विंग। इसमें हम पहले देखेंगे चेन्स और टेप। 2 बार पेपर हुआ जेई का, दोनों बार इसमें से क्वेश्चन निकला। मैं बता भी देता हूँ क्या क्या निकला। एक बार उन्होंने पूछा था इनवार टेप किस किस से बनती है, और एक बार जो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में डाल रखा है, आपको पता ही है, सीधे सीधे पूछा था 20 मीटर की चेन में कितने लिंक होते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे चेन्स एंड टेप्स। तो अभी देखते हैं। अब यार इसमें मैं आपको क्या ही समझाऊं, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा। या तो मैं आपको एक निमोनिक दे सकता हूँ कि यार मैं जो है इसको ऐसे रखता हूँ, राहुल गांधी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ता है। ठीक है, अब ये आपका अपना है। ठीक है, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है आपको क्या बताना कि क्या आएगा। तो वो ये है कि यार आपको ये डब्बा आना ही आना चाहिए, हर चीज़ इस डब्बे की आनी चाहिए। रेवेन्यू चेन 33 फुट की होती है, लिंक्स नहीं लिखे तो मतलब नहीं आएंगे। गंटर चेन 66 फुट की होती है, लिंक्स नहीं लिखे तो मतलब नहीं आएंगे। इंजीनियर चेन 100 फुट की होती है, 100 लिंक्स होते हैं। ठीक है, मीट्रिक चेन जो होती है वो 30 मीटर की होती है, 150 लिंक्स होते हैं ले, और 20 मीटर वाली में 100 लिंक्स होते हैं। अगर आपको ये चीज़ आती होती ना, सोचो आपका 1 नंबर था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ो। ठीक है, 20 मीटर की चेन, ये डायरेक्ट आया था सीधे। अगर आपको, मैं अभी भी आप ओवरव्यू वाले लेक्चर में जाओगे सर्विंग के, आपको मिल जाएगा, मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, ये आपको ये जो पूरा डब्बा है ना, ये रट्टा मारना है, कैसे भी मारो, है ना। मैंने तो यार ऐसे मारा हुआ है, राहुल गांधी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ता है, तो पहले मैं देखता हूँ 33 फुट, 66 फुट, 100 फुट, और लास्ट में 20 मीटर, सॉरी 30 मीटर, 20 मीटर, ये 150। मेरे दिमाग में भी छप चुकी है फ़ोटो, है ना। तो आपको भी अपना छपाने का कोई तरीका देख लो। मेरा वाला रटना तो ये है, RGEM, राहुल गांधी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ता है, बस ख़त्म।
ठीक है। अपना जो भी है आपका, आपको मेरा पॉइंट है ये बोलना कि ये आपको रटा होना चाहिए पूरा बॉक्स। सिमिलरली ये तो हो गई आपकी सिंपल जो चेन्स होती हैं। अब आती है टेप। टेप और चेन में क्या फ़र्क होता है? फ़र्क कुछ नहीं होता यार। टेप जो होती है वो मेटल या कपड़े की होती है, ठीक है। इसमें अब डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। क्लॉथ की टेप होती है, कुछ नहीं आएगा। मेटेलिक टेप होती है। मेटेलिक टेप में लाइनन टेप किस किस की होती है ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि इन्होंने इनवार टेप पूछ चुके हैं एक बार कि ये इनवार टेप निकल और स्टील का एलॉय से बनती है, तो अब एक स्टील टेप से भी कुछ नहीं आएगा। अब एक ही चीज़ बचती है कि वो ये पूछें कि यार मेटेलिक टेप जो होती है ना, एक सेकेंड, मेटेलिक टेप में जो लाइनन टेप है वो ब्रास और कॉपर वायर से बनती है, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो इस पूरे में जो हम पहला इंस्ट्रूमेंट देख रहे थे अपना चेन और टेप, इसमें क्या क्या आ सकता है फिर बता रहा हूँ आपको। एक तो ये बॉक्स पूरा, ये तो आना ही आना चाहिए आपको, ये तो बाकी एग्जाम्स में भी आपकी बड़ी हेल्प करेगा। और इन दोनों में, नीचे वाले दोनों में आपको पता होना चाहिए, एक तो ये और एक तो ये, ठीक है। बाकी भाड़ में जाए, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले इक्विपमेंट की तरफ, ठीक है। हमारा नेक्स्ट इक्विपमेंट्स हैं जो चेन सर्वेइंग में जब हम फील्ड में उतर गए तो काम आएंगे, ठीक है। पहली चीज़, इसमें भी वही बात है, आपको पता है जब मैं प्लेन टेबल सर्वेइंग आपको करवा रहा था तो मैंने बताया था कि यार मैं वो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाऊँगा जो जिसमें कन्फ्यूजन होती है। प्लेन टेबल सर्वेइंग में प्लेन टेबल चाहिए, इसको इसमें किसको कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो इसीलिए सेम चीज़ मैं यहाँ फॉलो करूँगा कि चेन सर्वेइंग में चेन चाहिए तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, टेप चाहिए नहीं, ऊपर बता दी इनवार और आपको जो इनवार और लाइनन बता दी, उसके अलावा कुछ नहीं बताऊँगा। एरोस चाहिए, हाँ चाहिए, ये तो पता ही होगा। पैग्स चाहिए, हाँ चाहिए। प्लम्ब चाहिए, चाहिए। सेंटरिंग के लिए चाहिए होता है ये, ठीक है, सेंटरिंग के लिए चाहिए होता है। एक सेकेंड, रेंजिंग रॉड चाहिए, चाहिए। ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स एस्टैब्लिश करने के लिए चाहिए होती है, मैंने ऊपर बता दी है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं भी अभी समझ आ रही है कि मतलब ये आपको लग रहा है कि मैं ये उड़ा रहा हूँ कि चेन नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, टेप नहीं पढ़ा रहा, तो ये देखो मैंने स्क्रीनशॉट लगा रहा है कि ये नोट्स में आपको मिल जाएगा। मैं वही चीज़ें नहीं पढ़ा रहा, या तो वो कम इंपॉर्टेंट है या वो मतलब बिल्कुल ही मतलब फ्लैट है, ठीक है। अब पेग्स किस लिए चाहिए? 2 मार्क डेफिनेट पॉइंट्स, ठीक है। ये पढ़ के आप सीधे कर लो, समझने का इसमें कुछ है ही नहीं। फिर भी वैसे एक बार बता देता हूँ कि जैसे ऑफसेट रोड क्या होती है, ठीक है, रेंजिंग रॉड क्या होती है एस्टैब्लिशिंग बीच के पॉइंट्स एस्टैब्लिश करने के लिए, एरो क्या होता है, चेक रखता है लेंथ ऑफ लाइन पे, ठीक है। जो आएगा ना वो सुनो ध्यान से, ठीक है। वो है पहली चीज़ जो आर्क है वो है एबनी लेवल, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि फ्लैट ग्राउंड पे तो कोई भी चेन से मेजर कर ले, मज़ा क्या मतलब मुश्किल तब है जब कोई स्लोपिंग ग्राउंड हो ना, उधर मेजर करना पड़े अगर, तो उधर मेजर करने के लिए स्लोपिंग ग्राउंड पे एबनी लेवल का यूज़ होता है, ठीक है। मेजरिंग डिस्टेंसेस ऑन स्लोपिंग ग्राउंड, ठीक है। सेम चीज़ क्लिनोमीटर क्या होता है, अगर आपने थोड़ा सा भी रिवाइज किया हो तो आपको पता होगा क्लिनोमीटर क्या होता है, स्लोप मेजरमेंट के काम आता है, ठीक है। स्लोप मेजरमेंट के काम आते हैं, मैंने प्लेन टेबल सर्वे में भी आपको पढ़ाया था, ठीक है। या फिर इसी चीज़ को डिफरेंस इन एलिवेशन भी कहते हैं। ये सब मैं प्लेन टेबल की बातें रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो एक तो इक्विपमेंट्स ऊपर हमने पढ़े, टेप वगैरह। इसमें मैं फिर जाने से पहले आपको बता रहा हूँ कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना आपके बेसिक चेन, टेप, एरो, पैग, ये सब नहीं आएंगे, जो आएंगे वो मैंने बता दिए। फिर भी मैं अगर आपको पढ़ना हो कि इनकी एक एक लाइन, प्लम्ब, यार प्लम्ब किसको नहीं पता है कि प्लम्ब यार ट्राईपोड के सेंटर करने के काम आता है, सेंटरिंग के काम आता है। रेंजिंग रॉड किस लिए काम आएगी? रेंजिंग के, और रेंजिंग मैंने अभी ऊपर पढ़ाई क्यों करते हैं, बीच के सब्सिडरी स्टेशन एस्टैब्लिश करने के लिए। थोड़ी सी अप्लाइड नॉलेज भी अप्लाई वो करना यूज़, ठीक है। और जैसे पैग किस लिए यूज़ होता है, तो एक दो चीज़ें मैं नोट से देख लेना। पैग किस लिए यूज़ होता है? टू मार्क डेफिनेट पॉइंट्स ऑन ग्राउंड टेम्पोरेरीली, ठीक है। पैग टेम्पोरेरीली होता है, ठीक है। ये इनकी गार्ड के चले गए,
थोड़ी देर काढ़ा फिर निकाला, आगे बढ़ते गए, ठीक है। वैसे ही एरोज़, रेंजिंग रॉड तो बता दिया मैंने, ऑफसेट रॉड भी बता दिया, ठीक है। तो कुछ चीज़ सब एरोज़ देख लेना, नोट्स में क्या लिखा है मैंने, आएगा नहीं पर, ठीक है, इसलिए मैं बता भी नहीं रहा हूँ यहाँ पे। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट इक्विपमेंट हमारे आते हैं एंगल मेजर करने के लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चेन सर्वे में हमारे पास एंगल मेजर करने की कोई चीज़ नहीं होती, एंगल की मेजर करने की कोई चीज़ नहीं होती। फिर मैंने बोला इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट हम 90 डिग्री का एंगल लेते हैं, उन एंगल्स को ऑफसेट कहा जाता है। और ऑफसेट कई तरह के होते हैं, एक ऑफसेट जो होता है वो चेक लाइन, ठीक है। ये बात बताई थी। अब यार ये 90 डिग्री का लेने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना डिवाइस, ऐसे कैसे देख के तो 90 नहीं लिया जा सकता। तो इन 90 के लिए 3 डिवाइसेस होते हैं हमारे पास, क्रॉस टॉफ, ऑप्टिकल स्क्वायर, प्रिज्म स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस टॉफ क्या होता है, ये है क्रॉस टॉफ, ठीक है, देख रहे हो ना, ये एक बस फिक्स्ड है। ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है, ये है, मैं अभी बताऊंगा इनके बारे में। प्रिज्म स्क्वायर क्या होता है, ये है। अब यार इनकी एक्यूरेसी जो है ना वो इस ऑर्डर में है, ठीक है। तो मैं तो यार कॉप से याद रखता हूँ, क्योंकि आ जाता है, बहुत बार आ जाता है कि इसमें सबसे एक्यूरेट कौन है, या इंटरव्यू में पूछ लेंगे अगर कभी किसी और का देना हो, तो सबसे एक्यूरेट प्रिज्म स्क्वायर है। क्रॉस टॉफ तो यार कैसे, ये देखो फिक्स है, इधर से देखेंगे और 90 डिग्री पता लगा लेंगे, सेम ऐसा ही है, ठीक है। जो क्रॉस टॉफ है ना, इसी में एक, इन दोनों में से एक फ्रेंच क्रॉस टॉफ है, ठीक है, फ्रेंच क्रॉस टॉफ, हटाओ इसको। ऑप्टिकल स्क्वायर का क्या फ़ायदा होता है, एक तो ये बहुत छोटी होती है, आपकी पॉकेट में आ जाएगी, इतनी छोटी होती है, ठीक है। ये जो चीज़ है ना ऑप्टिकल स्क्वायर, ये बहुत छोटी होती है, एक नॉर्मल जो आपकी ऊपर होती है ना पॉकेट शर्ट की, उसमें आ जाएगी ये। उसके बाद प्रिज्म स्क्वायर है, इसका क्या फ़ायदा है, देखो इसका तो ये फ़ायदा था ऑप्टिकल स्क्वायर का, इनसे ये फ़ायदा था कि ये जो थे ना ये काफ़ी बड़े थे, ऑप्टिकल स्क्वायर छोटी थी और इनसे एक्यूरेट थी। प्रिज्म स्क्वायर का क्या फ़ायदा है कि यार ये सबसे एक्यूरेट है, ठीक है, सबसे ही ज़्यादा एक्यूरेट है ये, इसमें कोई करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। अब सपोज़ मैं इस स्लाइड को यहाँ पे ख़त्म कर दूँ और आगे बढ़ जाऊँ, आपको फिर से लगेगा यार, किसी को भी लगेगा कि यार ये तो क्या ही बात बताई, इसने बस ऑर्डर बता दिया और ये आगे बढ़ गया। अब मैं बताऊँ आपको होगा क्या एग्ज़ाम में, आप अभी क्या करोगे, प्रिज्म स्क्वायर पे करोगे पूरी पीएचडी, ठीक है। हो सकता है कि किसी एग्ज़ाम में चाहिए भी होती हो पीएचडी, लेकिन क्वेश्चन पता है क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे आएगा क्वेश्चन, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग is used for measuring right angles। हो सकता है ये भी लिखा हो इन चेन सर्वे, इन चेन सर्वे। ऑप्शन सुनो क्या होंगे, हो सकता है पहला ऑप्शन हो क्लिनोमीटर, जो अभी ऊपर बताया, ठीक है, क्लिनोमीटर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हो एबनी लेवल, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हो कुछ भी, टेप ले लो, एक आसान ऑप्शन हो गया। और चौथा ऑप्शन होगा कुछ उल्टा सा, प्रिज्म स्क्वायर। उल्टा मतलब, अब आप क्या थे, पूरी पीएचडी करके गए थे, पूरा मतलब ये पढ़ दिया, ये पढ़ दिया, ये पढ़ दिया, लेकिन आपको सपोज ये, क्योंकि आपने कवरेज अच्छी नहीं की, ये नहीं देखा प्रीवियस ईयर में क्लिनोमीटर, ये दो पढ़ के नहीं गए, तो आपको जब वहाँ पे ये क्वेश्चन करोगे ना, आपको ये पता हो वहाँ प्रिज्म स्क्वायर करती है, पर आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे को पता नहीं थे क्लिनोमीटर, और ये अब इनका क्या करूँ। इसीलिए ब्रॉड कवरेज करनी है और थोड़ी शैलो शैलो रखनी है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है कि मेजरमेंट ऑफ, एक सेकंड पहले तो ये गलत है, यहाँ पे आएगा राइट एंगल। अगर आपको इतनी सी बात पता है कि राइट एंगल की मेजरमेंट चेन सर्वे में किस किस से होती है और उनमें से एक्यूरेट कौन है सबसे ज़्यादा, इस ऑर्डर में है, बस ख़त्म आपकी कहानी, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। यार एक लेक्चर 50 मिनट का है, उसमें से 2 नंबर का आना है, ऐसे मैं अभी 100 लेक्चर दूंगा आपको, है ना। तो उस थोड़े उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो। चलते हैं अब आगे। अब हम आ रहे हैं फाइनली अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है करेक्शंस, ठीक है, करेक्शंस, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि करेक्शंस प्राइमरीली मेरे पास 7 तरह की हैं। नाम सुन लो पहले, स्टैंडर्डाइजेशन, स्लोप, ठीक है, पुल, ठीक है, आगे चलते हैं, टेम्परेचर, मिस अलाइनमेंट, सैग, मीन सी लेवल, बस
ठीक है, अब हम करेंगे कैसे करेक्शंस। करेक्शंस में सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है साइन ऑफ करेक्शन। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, अगर मैं आपको बोलूं कि 10 क्वेश्चन करेक्शन से अगर पिछले पेपरों में आए हैं तो यार 8 तो यही है कि आप बताओ ये वाली कोई भी करेक्शन पॉजिटिव होती है या नेगेटिव। तो ये मैं आपको समझाऊंगा कि साइन कैसे देखोगे। समझाने के बाद फिर मैं आपको रटवा भी दूंगा कुछ निमोनिक बना के। जैसे ऊपर मैंने आपको क्या रटवाया था, राहुल गांधी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉरी ये गलत हो गया, राहुल गांधी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ता है। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया, वैसे ही मैं आपको रटवा भी दूंगा कि साइन ऑफ करेक्शन कैसे देखते हैं। इसके बाद अब सुनो ध्यान से, मैग्नीट्यूड ऑफ करेक्शन दूसरी चीज़ पूछी जाती है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या वैल्यू है, इसको कहेंगे वैल्यू ऑफ करेक्शन। ठीक है, अब यार एक चीज़ जो आपके दिमाग में अभी से बस जानी चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ करेक्शन निकालने के लिए कैलकुलेशन इजी आनी चाहिए। ठीक है, इजी आनी चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ अभी बताता हूँ कि जैसे सपोज स्लोप करेक्शन इजी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, पुल करेक्शन डिफ़िकल्ट है, ये नहीं आएगी। और ये मैं नहीं आएगी जब बोल रहा हूँ ना, तो प्रीवियस ईयर में नहीं आती है ये। ठीक है, स्लोप करेक्शन तो अगर आप अभी पेपर उठाओगे ना जेई 2014 का, आपको पहला सवाल मिल जाएगा, वो यही था स्लोप करेक्शन। और इसलिए आएगी क्योंकि बहुत आसान होती है। तो मेरा पॉइंट ये, अभी तो मैं सब पढ़ाऊंगा कि मैग्नीट्यूड या वैल्यू फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए उन्हीं का आएगा जो जो आसान होते हैं। मैं बता दूंगा कौन से आसान होते हैं। ठीक है, अब पुल करेक्शन में 8 तो टर्म्स लगती हैं, ई की वैल्यू, उसकी वैल्यू, वो सब नहीं आपसे करवा सकता। ई की इतनी गंदी वैल्यू आएगी, फिर कैसे आप कैलकुलेट करोगे एक नंबर के लिए उसको खुद से। ठीक है, फिर भी मैं आपको सब सिखा दूंगा। तो अब पढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके। सबसे पहली करेक्शन है स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको याद है जब मैंने आपको स्मॉल स्केल लार्ज स्केल मैप्स पढ़ाए थे, मैंने आपको बोला था कि हर क्वेश्चन जब भी आपको सॉल्व करना होगा, दिमाग में एक दुनिया का मैप रखना जो इधर बना था, और यहाँ पे दिल्ली का मैप बना था, ये दो मैप दिमाग में रखना। यहाँ वर्ल्ड का मैप था, यहाँ दिल्ली का मैप था, और मैंने आपको बोला था इनसे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो एक, अगर आपका एक चीज़ याद रखने से 10 तरह के क्वेश्चन निकल रहे हो ना, तो वो याद रख लेनी चाहिए। वैसी ही चीज़ मैं यहाँ पे अब आपको बोलने जा रहा हूँ एक। ठीक है, क्या बोलने जा रहा हूँ, देखो एक चीज़ दिमाग में रखना, सारी करेक्शंस के लिए ये आपका सही रहेगा। एक रखना ये स्केल, एक मान लो ये हमारी स्केल है 15 सेंटीमीटर, कुछ भी सेंटीमीटर की, मैं 15 बोल रहा हूँ, 1 2 3 जो भी है। ठीक है, और एक दिमाग में रखना ये पत्थर। ठीक है, ये हमारे पास एक पत्थर है सपोज। ठीक है, ये है पत्थर। ठीक है, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये है स्केल, ये है पत्थर। अब जब भी हम साइन का करेक्शन करने जाएंगे ना, तो हमारे दिमाग में कोई भी करेक्शन करने जाएंगे, टेम्परेचर करेक्शन हो चाहे, या पुल करेक्शन हो, सैग करेक्शन हो, मिसअलाइनमेंट करेक्शन हो, सारी सबके लिए मेरे दिमाग में करेक्शन करने से पहले ये फ़ोटो दिमाग में होनी चाहिए कि एक पत्थर है और साथ में एक स्केल है। ठीक है, और स्केल से पत्थर की लेंथ मेजर कर रहे हैं, ये चीज़ दिमाग में रहनी ही चाहिए। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन। ठीक है, क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो ऐसा होता है कि कोई भी स्केल 10 मीटर की है ना, सपोज 10 सेंटीमीटर की है, तो वो 10 सेंटीमीटर की ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो वो 10 सेंटीमीटर से लंबी निकली या 10 सेंटीमीटर से छोटी निकली, तो फिर करेक्शन लगानी पड़ेगी। जैसे मैं बताता हूँ, सपोज़ आपने इस वाली स्केल से, जो कि असली स्केल है, ठीक है, ठीक है, इस स्केल से इस पत्थर को मेजर किया, इस पत्थर को मेजर किया, और ये पत्थर आया आपका कितना, कोई मान लो ये आया 3, ये देख रहे हो 3 पे आ रहा है, यह है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पत्थर आपका है 3 सेंटीमीटर, ये देख लो। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो कल को आपने एक और स्केल ली जो कि टू लॉन्ग है। टू लॉन्ग का मतलब है लिखा तो उस पर 10 तक ही है, लेकिन वो असलियत में लंबी है 10 से। तो क्या होगा, तो ध्यान से समझना कि ये जो पत्थर की वो है ना, पत्थर की जो लेंथ है, ये नई वाली स्केल पे जो कि ज़्यादा लंबी है कम दिखाएगा। ये देखो, देख रहे हो आप, बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं,
देखो 3 आगे था, ये बताएगा, मान लो अगर यहाँ पे 3.0 सेंटीमीटर बता रहा था ना, तो इस पे बताएगा 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है। सिमिलरली अगर 2 शॉर्ट होगी, मान लो 10 सेंटीमीटर की स्केल जो है वो आपकी असलियत में 9 ही सेंटीमीटर की है, तो वो ये देखो नीचे जा रहे हैं, तो वो जो पत्थर की जो लेंथ है वो बताएगा 3 से ज़्यादा, 3.2 सेंटीमीटर सपोज कर लो। ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे स्केल जो है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये है एक तो रियल स्केल है, रियल स्केल जैसे जैसे लंबी होती है, ठीक है, टू लॉन्ग होती है, टू लॉन्ग होती है, तो हमारे पास जो पत्थर की लेंथ है वो कम आती है। ठीक है, यानी कि करेक्शन हमें पॉजिटिव लगानी पड़ेगी। देखो मैं फिर बता रहा हूँ ये चीज़ थोड़ी जल्दी निकल गई आपकी। ये देखो मैं बोल रहा हूँ कि सपोज़ आपने, अगर आपकी रियल स्केल टू लॉन्ग है, ये वाला केस ले रहा हूँ, टू लॉन्ग अगर केस है तो मतलब कि आपका जो पत्थर की जो लेंथ है वो कम दिखाएगा। ये देख लो, आपको सामने दिखा रहा हूँ, पत्थर की जो लेंथ है वो कम दिखाएगा। अगर कम दिखा रहा है, मुझे पता है ये वाला सही स्केल था, सही स्केल पे जो लेंथ आई है वो है 3 सेंटीमीटर, यानी 2.7 दिखा रहा है, यानी कम दिखा रहा है। तो अगर बढ़ानी है तो करेक्शन पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। ये कोई समझने की बात। तो सीधे सीधे भाई याद रखो कि अगर टू लॉन्ग स्केल होती है ना, अगर स्केल टू लॉन्ग है तो करेक्शन पॉजिटिव होती है। ठीक है, समझ गए। अगर स्केल टू लॉन्ग है तो करेक्शन पॉजिटिव होती है। टू लॉन्ग का मतलब क्या होता है, अगर असलियत में स्केल होनी चाहिए थी इतनी, ये देखो असलियत में स्केल होनी चाहिए थी इतनी, सिर्फ इतनी। ठीक है, हो गई है यहाँ तक, यानी ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये जो एक्स्ट्रा है, ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा है ना, ये वाली चीज़, ये टू लॉन्ग है। ठीक है, अगर स्केल असलियत से लंबी हो जाती, इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं ये हर जगह यूज़ करूँगा कि यहाँ हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, अगर स्केल असलियत स्केल का मतलब में क्या है, असलियत स्केल ये स्केल है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये स्केल असलियत स्केल है, असलियत में इतनी होनी चाहिए थी। अगर स्केल असलियत स्केल से लंबी है, यानी टू लॉन्ग है, तो करेक्शन लगती है पॉजिटिव, करेक्शन इज पॉजिटिव। ठीक है, और अगर टू शॉर्ट है तो करेक्शन इज नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। ये देखो टू शॉर्ट का भी केस देख ही लो। ये देखो ये टू शॉर्ट थी, इतना शॉर्ट थी, ये इतना शॉर्ट थी। ठीक है, ये मैं इसको एक बार हटाता हूँ, नीचे वाली स्केल इतना शॉर्ट थी। ठीक है, इतना शॉर्ट थी, आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो इसीलिए ये 3.2 आया, करेक्शन नेगेटिव लगा के मान लो -0.2 करूँगा तभी 3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो 100 बातों की एक बात क्या है, 100 बातों की एक बात ये है कि जब टू लॉन्ग हो ना तो करेक्शन पॉजिटिव होती है। ठीक है, और टू शॉर्ट हो तो करेक्शन नेगेटिव होती है। बस ये बात है। ठीक है, जैसे ही स्केल असलियत स्केल से लंबी होगी तो करेक्शन पॉजिटिव आएगी, जैसे ही स्केल असलियत स्केल से छोटी होगी तो करेक्शन नेगेटिव आएगी। ख़त्म बात। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट करेक्शन है स्लोप करेक्शन। ठीक है, स्लोप करेक्शन पॉजिटिव हो गए नेगेटिव, ये देखते हैं। देखो आपको लेंथ मेजर करनी थी भाई, ये देखो ये एल करनी थी, आप कर बैठे ये। ठीक है, आपको पता है ना ये हाइपोटेन्यूज है, ये वाली चीज़ जो है हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज जो होता है बेस से बड़ा होता है, यानी कि आपने जो लेंथ मेजर करी है जो कि हाइपोटेन्यूज है वो ज़्यादा है लेंथ जो कि बेस है, जो कि आपको करनी थी। यानी कि आपने ज़्यादा मेजर कर लिया अगर तो एरर पॉजिटिव है, आपका एरर पॉजिटिव है, यानी कि करेक्शन नेगेटिव है। तो स्लोप करेक्शन हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, स्लोप करेक्शन हमेशा नेगेटिव होती है, याद रखना। ठीक है, स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला सीधा होता है यार। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, h²/2l, ख़त्म बात। बस h क्या होता है, ये h होता है, ये सब दिया होगा आपको, डायग्राम नहीं दी होगी, h दिया होगा।
ये फार्मूला दिमाग में रखना है, लगाना है। ये आया आ रखा है 2014 में सीधे आया था, सिंपल सी एच की वैल्यू दी थी, शायद एच दिया था 10, एल दिया था 20, तो सीधे सीधे कट जाता था। ठीक है, ये शायद एच दिया था 20, एल दिया था 10। ठीक है, ये होती है करेक्शन की वैल्यू। कभी कभी करेक्शन में थीटा दिया होता है, तो करेक्शन क्या आ जाएगी, इस तो आ जाएगी यार सीधे। करेक्शन क्या होती है, करेक्शन होती है, ठीक है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जो कि हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो करेक्शन है अब हमारी वो है पुल करेक्शन। ठीक है, पुल करेक्शन में अब आप वही पत्थर और स्केल वाली बात याद रखो। ये स्केल थी, ठीक है, ये पत्थर था। ठीक है, तो जब पुल लगता है स्केल पे, तो बेसिकली स्केल लंबी हो जाती है। अगर पुल लगेगा तो स्केल अब ऐसी हो जाएगी। ठीक है, अगर लंबी हो जाएगी यानी ये टू लॉन्ग का केस हो गया, टू लॉन्ग स्केल। ठीक है, तो आपको पता है टू लॉन्ग में क्या किया था हमने, टू लॉन्ग का मैंने समझाया था। टू लॉन्ग में अगर नॉर्मल स्केल में ये स्केल ये 3 आ रहा था ना, तो टू लॉन्ग में 3 यहाँ पे होगा और ये कुछ आएगा 2.7 के आसपास। ये देखो, अभी मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे आपको याद है कि यहाँ पे सपोज़ एक पत्थर रख लिया, तो ये नॉर्मल केस में 3 आ रहा था, लेकिन टू लॉन्ग वाले में ये 2.7 आ रहा था। तो इसका मतलब है कि पुल करेक्शन जो होती है, पुल से जो होती है टेप लंबी हो जाती है। लंबी का मतलब है टू लॉन्ग हो जाती है। ठीक है, टू लॉन्ग हो जाती है, और टू लॉन्ग में आपको पता है क्या लगता है, टू लॉन्ग में लेंथ कम आती है, करेक्शन पॉजिटिव होता है। ठीक है, याद रखना ये बात, करेक्शन पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अब मैं आपको ये बात स्टार्टिंग में बता रहा था कि इसका फार्मूला जो होता है ना पुल करेक्शन का, ये जो आप रट लो बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये है, आप ऐसे तो मुश्किल बना सकते हो पर ये सिंपल लिखा है PL/AE। पी मतलब पी नेट, नेट क्या फोर्स है, तो मतलब नेट फोर्स है जो लगाया माइनस स्टैंडर्ड दोनों दी होती है इंटू L/AE। ये सोम में पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये फार्मूला आप रट लो, PL/AE, बस P की जगह लिखना है P-PS। ठीक है, फिर बता रहा हूँ आपको कि जो एक तो करेक्शन पॉजिटिव होती है, दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि जो क्योंकि सोम में आपने देखा है ना कि जो डेल्टा आता है वो आता है PL/AE। बस वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, P की जगह लिखा है P-PS इंटू L/AE। बस समझ गए, ये चीज़ बस आपको ध्यान में रखनी है, बाकी कुछ नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है बस। ठीक है, मैं तो बोलूँगा कि इस पे वैल्यूज़ भी नहीं डलवाएंगे वो आपसे, ये सीधे सीधे पूछ लेंगे। और साइन तो आपको भाई मैं बोल ही रहा हूँ कि अगर आप सबका साइन भी याद रख लो ना, तो 1 नंबर तो आपको उसी से श्योर्ड है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगली अब हमारी करेक्शन है टेम्परेचर करेक्शन। इसको ध्यान से समझना। मान लो ये स्केल है, एक सेकेंड थोड़ा गलत हो गया, मान लो ये स्केल है। ठीक है, ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पे बड़ी टेम्परेचर हो गया और गर्मी चढ़ गई। ठीक है, गर्मी हो गई यहाँ पे बड़ी। ठीक है, ये रेड कलर से मैं बता रहा हूँ गर्मी। तो जब गर्मी आ गई तो स्केल की जो लेंथ है ना वो ज़्यादा हो जाएगी। आपको पता ही है गर्मियों में हमारे दरवाजे वो चिटकनी वगैरह भी टाइट हो जाती है ना, वो इसीलिए होता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है, ये है जब टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज में। और टेम्परेचर फॉल में क्या होगा भाई, स्केल सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, समझ गए, ये देख लो। तो अब यार फिर वही बात आ गई, बस आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि टेम्परेचर राइज में स्केल लंबी हो जाती है, टेम्परेचर जब कम होता है, यहाँ फॉल लिखता हूँ, टेम्परेचर जब फॉल होता है तो स्केल छोटी हो जाती है। तो फिर से ये चीज़ क्या होगी, टू लॉन्ग। आगे टू लॉन्ग का क्या सीन होता है वो आपको पता है, और ये क्या होगी, टू शॉर्ट। ठीक है,
मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार कि आपको बस ये पता लगाना है कि कोई भी करेक्शन अगर हम कर रहे हैं, टेम्परेचर कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, आगे सैग करेंगे, कि स्केल उससे टू लॉन्ग होती है टू शॉर्ट। उसके बाद आपने ये जो फंडामेंटल कंसेप्ट थे ना हमारे कि टू लॉन्ग में क्या होगा, टू शॉर्ट में क्या होगा, बस इस पे आ जाना है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ इतने अच्छे से समझाई थी कि अब आगे की सारी चीज़ें आपकी इससे निकल सकती हैं। अगर एक चीज़ से सब चीज़ें हो रही हों तो उसको 2-3 मिनट लगा के समझने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, ठीक है, टेम्परेचर करेक्शन पे आ जाओ। फिर बोल रहा हूँ जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्केल लंबी हो जाएगी। टू लॉन्ग में आपको पता है करेक्शन पॉजिटिव होती है और टू शॉर्ट में करेक्शन नेगेटिव होती है। अब वो क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है? ठीक है, फार्मूला होता है कि जो, एक सेकेंड, जो करेक्शन होती है ना, करेक्शन इन टेम्परेचर, वो होती है अल्फ़ा। ये दिया होगा, ये अल्फ़ा होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 10⁻⁻5 10⁻⁻6 इस ऑर्डर का होता है। ठीक है, Tm माइनस टी नॉट इंटू एल, यानी अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू एल, बस ये चीज़ होती है। ठीक है, फिर बोलो अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू एल, अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू एल। ठीक है, तो आप फार्मूले से भी देख सकते हो एक चीज़, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मान लो टी एम टी नॉट से बड़ा है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि क्या हुआ है, टेम्परेचर राइज हुआ है। टेम्परेचर राइज में टू लॉन्ग केस है, टू लॉन्ग केस है। ठीक है, टू लॉन्ग में मैंने कहा था करेक्शन पॉजिटिव आती है, देख लो ये चीज़ पॉजिटिव है तो करेक्शन भी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, उल्टा करके देखो इसको। ठीक है, मान लो कि टी एम जो है वो लेस देन है टी नॉट से, यानी कि टेम्परेचर फॉल हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर फॉल हुआ है तो टू शॉर्ट का केस है, टू शॉर्ट का केस है तो करेक्शन क्या आएगी, नेगेटिव, नेगेटिव आएगी। तो देख लो ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये तो मैं समझाने की बात रही। इस पे भी न्यूमेरिकल मुश्किल आएगा क्योंकि ये अल्फ़ा वेल्फ़ा की गंदी वैल्यूज़ है ना। और जब मैं बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल आएगा तो ये कोई मतलब ऑर्डर 1 का न्यूमेरिकल नहीं आएगा, घटिया सा टुच्चा सा कोई आएगा। अल्फ़ा दिया होगा, टी एम दिया होगा, टी नॉट दिया होगा, एल दिया होगा। इसीलिए मैं आपका न्यूमेरिकल्स पे फोकस इतना नहीं रख रहा अभी, क्योंकि एक तो यार मैंने खुद देखा है कि उस पेपर में 2014 वाले पेपर में केवल 7 क्वेश्चन थे जिनमें वैल्यूज़ की यूज़ था, हो रहा था, वैल्यूज़ डालनी थी और आंसर निकालना था। और दूसरी बात कि कोई ऐसा, अब ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं है कि आपका, अगर ये क्वेश्चन मान लो गेट या किसी और एग्ज़ाम में आए ना, तो पहले वो आपका अल्फ़ा निकलवाता है कहीं और से, फिर वो टी एम किसी और मेथड से निकलवाएगा, टी नॉट कहीं से, एल कहीं से, फिर वो ये चीज़ पूछेगा। लेकिन इस एग्ज़ाम में सब दिया होगा, आपको बस डालना है। इसीलिए कोई फ़ायदा नहीं है फ्लैट न्यूमेरिकल्स करके। तो ये थी अपनी टेम्परेचर करेक्शन की बात। अब चलते हैं आगे। हाँ यार, अब आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारी जो करेक्शन है वो है मीन सी लेवल करेक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट करेक्शन होती है, इस पर न्यूमेरिकल आ रखा है। ठीक है, हाँ ध्यान से सुनना। अब बेसिकली ये है अपनी धरती, इसको ब्लू करता हूँ 1 मिनट। ये जो है ये पूरा अर्थ है, ठीक है, अंदर तक वाटर वाटर जो भी अंदर, ठीक है, ये पूरी अर्थ है अपनी। ठीक है, अब क्या होता है कि हमें मेजर करना था, हमने मेजर किया ये, ठीक है, लेवल लाइन पे हमने मेजर की लेंथ। लेकिन बेसिकली जो लेंथ रिपोर्ट करनी थी वो करनी थी आपकी मीन सी लेवल पे, यानी ये हमने जो ही थी मेजर की, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू, और ये थी जो हमें रिपोर्ट करनी थी मीन सी लेवल पे। ठीक है, तो अब आपको दिख ही रहा है यार, ये जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये नीचे वाली लाइन से, इस वाली लाइन से ज़्यादा लंबी होगी, क्योंकि यार एक सर्कल में जैसे जैसे आप बाहर की लाइन बनाओगे तो वो ये देखो ना, वो लंबी होती जाती है। ठीक है, तो मैं आपको सीधा आर्क जिसको कहते हैं ना, सर्कल की आर्क, जैसे जैसे रेडियस बढ़ाते जाओगे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ना, एक सेकेंड, कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये वाली जो चीज़ है ना, जो ये वाली चीज़ है ना, बाहर वाली चीज़, ये लंबी होगी अंदर वाली चीज़ से। अगर बाहर वाली चीज़ लंबी है ये, तो यानी सही करने के लिए हमें करेक्शन क्या करनी पड़ेगी, करेक्शन करनी पड़ेगी नेगेटिव। लंबी चीज़ को अगर छोटी चीज़ में बदलना है तो करेक्शन नेगेटिव करनी पड़ेगी बस। इसको टू लॉन्ग टू शॉर्ट से नहीं समझना, इसको ऐसे इस तरीके से समझना। कैसे समझना कि यार हमने जो मेजरमेंट की वो मान लो हमने की श्रीनगर में, श्रीनगर है ऑलमोस्ट कितना 600-1200 मीटर शायद अबव सी लेवल। ठीक है, श्रीनगर छोड़ो, जम्मू में की सपोज में ये मेजरमेंट, एक सेकेंड, ठीक है, ये मेजरमेंट हमने की जम्मू में। ठीक है,
ये मेजरमेंट हमने की 300 मीटर अबव सी लेवल में, और बाकी ये वाली मेजरमेंट हमने की सी लेवल पे, तो सी लेवल पे, ठीक है। तो सीधी सी बात है यार, ये 300 मीटर वाली की लेंथ ज़्यादा आएगी, है ना। तो अगर हमें सी लेवल पे कन्वर्ट करना है तो नेगेटिव करेक्शन करनी पड़ेगी ताकि कम हो जाए, बस। और यही बस मैंने समझाना था कि इसमें नेगेटिव करेक्शन इस फंडे से याद रखना, जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। इसमें नेगेटिव करेक्शन इस फंडे से याद रखना, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है, ये आप रट लो, -LH/R, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, L होता है लेंथ ऑफ लाइन जो आपकी ऊपर वाली उस पे आई थी, जो सपोज जम्मू में आपकी लेंथ आई, ठीक है। H होता है आपका दोनों में हाइट डिफरेंस, यानी अगर आप इस केस की बात करो जो मैं बता रहा हूँ, तो जम्मू 300 मीटर पे है, सी लेवल 0 पे, तो H हो गया, L तो हो गया आपकी जो जम्मू में आई, सपोज करो 30 मीटर आई, ठीक है। H हो गया आपका जो डिफरेंस है दोनों में, तो मैं जम्मू के केस की बात कर रहा हूँ, 300 मीटर, और R हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि कुछ नहीं दिया हो तो लेना है 6400 किलोमीटर, बस। ये वैल्यूज़ डाल के आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यह है कि करेक्शन पॉजिटिव होती है नेगेटिव, और इस वाले केस में आपकी थोड़ी ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ बस वही इम्पॉर्टेंट है। तुम मेरे से लिख के ले लो कि अगर तुम्हें सैग करेक्शन का न्यूमेरिकल आ गया है किसी और चीज़ का, क्योंकि आएगा ही नहीं, कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। ओके, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हाँ यार, तो अब आगे बढ़ने से पहले एक बार आप ऐसे देखो, मान लो ये एक लाइन है ज़मीन पे, ठीक है। हमें इस लाइन को मेजर करना है, AB लाइन है। तो इस लाइन को जब ऊपर से देखेंगे एक बार टॉप व्यू में, ठीक है, और एक बार देखेंगे ऐसे ट्रांसवर्स व्यू में, ठीक है। समझ गए ये बात, ठीक है। हाँ, तो ये हमारी करेक्शंस जो है ना, ये इसी चीज़ से डील करती हैं, ठीक है। क्या डील करती हैं, जब ऊपर से देखेंगे ना, हम ऊपर से जब देखेंगे तो जो करेक्शन होती है वो होती है आपकी मिस अलाइनमेंट करेक्शन, ठीक है। जब इधर से देखेंगे ना तो आपकी जो करेक्शन होती है वो होती है सैग करेक्शन, ठीक है, ठीक है, सैग करेक्शन, ठीक है। तो ये मिस अलाइनमेंट क्या होता है, मान लो ये ऊपर से देख रहे हो आप, ठीक है। तो आपको ये मेजर करना था, आपने कर लिया ऐसे, टेप चला दी ऐसे, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपको, मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपको लाइन मेजर करनी थी ये वाली, ठीक है, ये वाली, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, गलती से लाइन, पता है कौन सी, ये आपने क्या मेजर कर दी, आपने मेजर कर दी ये वाली ABC। करना था आपको AC, कर दी आपने ABC। तो आपके लिए तो टेप तो देखो उतनी ही रही, यहाँ पे टेप थी, टेप की तो उतनी लेंथ रही। तो टेप पहले अगर आप AC मेजर करते तो टेप सही थी, लेकिन अब आप ABC मेजर कर रहे हो तो टेप बेसिकली आपकी टू शॉर्ट हो गई ना, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो टेप हो गई टू शॉर्ट। फिर बता रहा हूँ, अगर आप AC मेजर करते तो टेप सही थी, लेकिन अब आप ABC मेजर कर रहे हो तो टेप हो गई टू शॉर्ट, ठीक है। टेप हो गई टू शॉर्ट, टेप हो गई टू शॉर्ट। अगर टेप हो गई टू शॉर्ट तो बस आगे आपको पता है करेक्शन हो गई नेगेटिव, ठीक है। ये वैल्यू कभी कोई नहीं पूछेगा, कभी नहीं आएगी ये वैल्यू, तो इसको भाड़ में जाने दो। नोट्स में लिखी हुई है, यहाँ भी लिखी है। अगर तुम्हारा, मैं बोल रहा हूँ सारे सब्जेक्ट्स की जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो कवर हो जाए ना, फिर आके इसको रट लेना, ठीक है। अभी इसको भूल जाओ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि मेजर करना था हमें AC, लेकिन लाइन हमने बना दी ABC के डायरेक्शन में, तो बेसिकली टेप हो गई हमारी टू शॉर्ट। टेप जब टू शॉर्ट हो गई तो करेक्शन हो गई नेगेटिव, बस ये चीज़ याद रखनी है। ये वैल्यू मैं बोल रहा हूँ अभी नहीं रटना, जब सब सिलेबस ख़त्म हो जाए तब आके रट लेना। तो ये हो गया ऊपर से देखने पर। साइड से देखने पर सेम चीज़ होती है, इसको कहते हैं सैग होता है, मान लो ये आपकी बिजली की तार जा रही है तो ऐसे जानी चाहिए थी, ठीक है, ये खंभे हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली सैग से क्या होता है कि आपकी बिजली की तार ऐसे जाती है, ऐसे, है ना। इसमें भी वही चीज़ है कि आपको मेजर करना था ऐसे, लेकिन अब आप बेसिकली मेजर करोगे ये चीज़, तो फिर से टेप क्या हो गई टू शॉर्ट। इसीलिए मैंने सैग और मिस अलाइनमेंट साथ में पढ़ा है कि दोनों सेम होते हैं। इसमें भी टेप हो गई टू शॉर्ट,
ठीक है, और फिर से करेक्शन होगी नेगेटिव, बस। ठीक है, सैग और मिसअलाइनमेंट में आपको साइन याद हो ना तो आपका काम निकल जाएगा, बस ख़त्म। ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं बताने को बता सकता हूँ, चलो बता ही देता हूँ यार, वैसे खून से लिखवा लो मेरे से कि ये नहीं आएगा, पर चलो बता देता हूँ। ठीक है, ये मान लो सैग में क्या करना होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। ठीक है, तो W होता है, वो है वेट ऑफ वायर या कोई भी चीज़ बिटवीन टू पोल्स। ठीक है, इसका वेट W होता है। L होती है ये वाली लेंथ। ठीक है, तो P होता है आपका जो पुल लग रहा होता है। ठीक है, पुल बता, एक पुल होता है स्टैंडर्ड, वो P दिया होता है। तो बेसिकली ये होता है, ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, बस से केवल सैग करेक्शन नेगेटिव होती है, इतना रट के चले जाओ। अगर इसमें से नहीं आया तो सैग करेक्शन से भी नहीं आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब यार आगे बढ़ने से पहले मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, ये लेक्चर करीब करीब 50 मिनट के आसपास का हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे लेक्चर में स्टार्टिंग में हमने टर्म्स देखी थी। ठीक है, कुछ बेस लाइन, चेक लाइन, फिर हमने इक्विपमेंट्स देखे, फ्रेंच स्टाफ, क्रॉस स्टाफ, ये सब, फिर अब हमने करेक्शंस देखी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अगर आप इन सब से जो मैंने पढ़ाया है ना, बस उसको ऐसे समझो कि यार इसमें से एक नंबर का निकल सकता है, हाँ निकल सकता है, इसमें से एक नंबर का निकल सकता है। इसमें तो मैंने आप करेक्शन में तो इतना पढ़ा दिया कि इसमें से 5 नंबर का निकल जाए। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ये है कि बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर स्टिक रहो, उस पर स्टक रहो। ठीक है, आगे ज़्यादा मुँह नहीं मारना। ठीक है, अगर आप जैसे ही सर्वेइंग की प्लेलिस्ट ख़त्म होगी तो आप कुछ भी सर्वेइंग के क्वेश्चन ट्राई करके देखना, और आपसे नहीं हो रहे हो ना फिर बोलना। ठीक है, अभी बस 1-2 लेक्चर और रह गए हैं, फिर बोलना कि अगर नहीं हो रहे हो तो फिर बोलना कि बेकार प्लेलिस्ट थी। लेकिन जिस लेवल के क्वेश्चन जेई मैं बोल रहा हूँ, सर्वेइंग हो सकता है आप गेट वेट के करो तो कुछ नहीं होगा लेकिन जो जेई के पेपर है ना उसमें इस सबसे सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे सर्वेइंग के। ठीक है, तो फिर बोल रहा हूँ जो जो मैंने पढ़ाया बस उसी पे स्टक रहना। ठीक है, चलो एक ही लास्ट चीज़ जो मैंने बतानी थी, पता नहीं क्यों यार हर एग्ज़ाम में आती रहती है, जेई में भी आ चुके 2014 में, यार ये ऑर्डर रट लेना। रट क्या लेना कि यार फील्ड वर्क का क्या ऑर्डर होता है, याद है आपको मैंने टाइप्स ऑफ सर्वे में बताया था, रिकॉनेसेंस सर्वे की, जब आप इंजीनियरिंग सर्वे करना होता है तो जाने से पहले एक बार बस जाना, ये देखना कि उस जगह पे कोई और चीज़ तो नहीं, उसको रिकॉनेसेंस कहते हैं। फिर अब सेकंड स्टेप होता है मार्किंग ऑफ स्टेशन। ठीक है, थर्ड स्टेप होता है रनिंग सर्वे लाइन, बिना स्टेशन मार्किंग के सर्वे लाइन कैसे चल, और लास्ट होता है ऑफसेट। पता नहीं यार ये क्वेश्चन को क्या है, कौन इसको बनाता है, ये हर एग्ज़ाम में आता है, इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीलिम्स में आया था, गेट में आया था, जेई में भी आया हुआ है, पता नहीं क्यों। तो बस ये ऑर्डर बस आप याद कर लेना। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो बात क्या, कि पहले रिकॉनेसेंस करना है, पक्का होना है कि हाँ वहाँ पे कुछ नहीं है, फिर स्टेशन मार्क करने हैं, फिर सर्वे लाइन बनानी है, और फिर ऑफसेट लेने हैं, बस। ये पता नहीं क्यों आता है यार, कल को इसमें भी मेरा बिल्कुल ये मर्ज़ी नहीं थी पढ़ाने की, पर फिर मैंने सोचा कि यार आ ही रहा है 3-4 जगह तो इधर भी छाप देंगे, इधर उधर से ही तो उठाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ठीक है, ये चेन सर्वेइंग कंप्लीट हुआ, एक बार पूरा देख लेते हैं। जितना भी मैंने पढ़ा है देखो, जितनी भी स्लाइड्स हैं ये सारी, इससे आराम से आपका 5 नंबर का भी आएगा ना वो भी निकल जाएगा। फिर बता रहा हूँ करेक्शंस में जिस करेक्शन की मैंने वैल्यू बोली है रटने, उसकी वैल्यू रटना, जिसकी नहीं बोली उसकी नहीं रटना। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, करेक्शन में सबसे पहले टेम्परेचर की मैंने बोली थी, वैल्यू भी रटाया, साइन भी रटाया। जिसकी नहीं बोली वैल्यू वो है पुल का बोला था नहीं पूछेगा वो वैल्यू। ठीक है, फिर सैग, मिस अलाइनमेंट, इन सबके से केवल साइन आएंगे। ठीक है, साइन केवल, वैल्यूज़ नहीं। ठीक है, वैल्यूज़ एंड टेम्परेचर। ठीक है, स्लोप की तो भाई पक्का। ठीक है, मीन सी लेवल। ठीक है, मीन सी लेवल। ठीक है, और एक चीज़ जो अब मैंने आपको करवानी है वो है स्टैंडर्डाइजेशन। मैंने आपको पहले भी बोला था आपको सर्वे के इंट्रोडक्शन में कि स्टैंडर्डाइजेशन का न्यूमेरिकल, ये चीज़ बस मैंने करानी है, इसकी भी वैल्यू आएगी। तो अब ये लास्ट आगे पार्ट है लेक्चर का, उसमें हम स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन का एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है यार, अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। ठीक है, क्या है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा ए 10 सेंटीमीटर टेप इज़
टू शॉर्ट बाई 3 सेंटीमीटर, ठीक है. इट मेजर्स द लेंथ ऑफ ए लाइन ए बी एज कुछ भी 7 सेंटीमीटर. वॉट इज द ट्रू लेंथ ऑफ ए बी. क्वेश्चन समझे. क्वेश्चन ये है, ऐसे आएगा कि दिया होगा, एक दी होगी कि कितने सेंटीमीटर की टेप है, उसके बाद दिया होगा कि वो कितने से शॉर्ट है या कितने से लॉन्ग है. टू लॉन्ग, यहाँ टू शॉर्ट भी हो सकता था, ठीक है, यहाँ टू लॉन्ग भी हो सकता था. फिर दिया होगा कि जो लेंथ टू शॉर्ट या टू लॉन्ग टेप ने मेजर की वो कितनी है, ठीक है, और पूछा होगा कि असली बता दो कितनी है, ठीक है. इस क्वेश्चन को ऐसा ही आएगा, एग्जैक्टली ऐसा आएगा, या यहाँ पे टू लॉन्ग कर दिया होगा, ठीक है. एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इससे 4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है. टू शॉर्ट को, ये जो चीज़ है ना टू शॉर्ट, इसको वो ऐसे भी लिख सकता है. कैसे लिख सकता है? टू शॉर्ट को वो ऐसे भी लिख सकता है. कैसे? टू शॉर्ट को वो लिख सकता है कि जो स्केल है ना वो श्रिंक हो गया है. ये मैं बता रहा हूँ आपको चीज़ें, श्रिंक में भी टू शॉर्ट होता है ना. याद है मैंने आपको टेम्परेचर करेक्शन में समझाया था. ये देखो टेम्परेचर करेक्शन है ना ऊपर, मैंने आपको समझाया था कि ये जब श्रिंक होता है तो ये टू शॉर्ट हो जाता है, ठीक है. तो बस अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. यहाँ टू शॉर्ट की जगह लिख सकता है कि 10 सेंटीमीटर टेप श्रंक बाई 3 सेंटीमीटर, ठीक है. और टू लॉन्ग की जगह हो सकता है कि एक्सपेंडेड लिख दिया हो, ठीक है. सब एक ही चीज़ है, सबको एक ही तरह से करना है, ठीक है. जो अगर आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है तो आप आप डरते रहोगे यार मेरे से उस तरह के न्यूमेरिकल नहीं होते. अगर क्लैरिटी है तो आपको समझ में आएगा कि ये सब एक ही गेम होती है, एक ही तरह से करना होता है सबको. कैसे करना होता है देखो. सबसे पहले तो ये पता करना होता है कि यार टू लॉन्ग है या टू शॉर्ट. तो इसमें दिया टू शॉर्ट, तो आप करोगे, आपको पता करना है करेक्शन नेगेटिव हो गई या पॉजिटिव. तो आपको पता है टू शॉर्ट में करेक्शन क्या होती है? नेगेटिव, ठीक है. यानी कि सीधी सी बात है यार, अगर गलत टेप ने 7 सेंटीमीटर मेजर किया है और करेक्शन मेरे को पता है नेगेटिव है, यानी असली जो लेंथ है, रियल लेंथ, वो लेस देन 7 ही आएगी ना. रियल लेंथ लेस देन 7 सेंटीमीटर ही आएगी ना यार. समझ रहे हो ये बात? समझ रहे हो ना. रियल लेंथ जो है वो लेस देन 7 सेंटीमीटर ही आएगी, ठीक है. अब अगली चीज़ है जो मेरे को पता करनी है कि कैसे निकालेंगे रियल लेंथ. तो बेसिकली करना क्या होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हो ना, तो टू शॉर्ट बाई 3 सेंटीमीटर है, ठीक है. तो अगर 3 सेंटीमीटर से टू शॉर्ट है, यानी कि जो लेंथ ऑफ टेप है वो 7 सेंटीमीटर, बेसिकली 7 लिख लो आप, ठीक है. और असली होनी थी 10, ठीक है. समझ रहे हो. तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है करेक्शन नेगेटिव है, यानी रियल लेंथ लेस देन 7 आनी चाहिए. तो सीधी सी बात है, रियल लेंथ हो जाएगी 7 × 7/10, ख़त्म बात. फिर बता रहा हूँ एक बार कैसे करना होता है. पहले तो आपको ये पता लगाना होता है कि रियल लेंथ जो है वो बड़ी आएगी गिवन लेंथ से या छोटी आएगी. तो हमने पता लगा लिया बड़ी आएगी. फिर क्या करना होता है, आपको सब लिखना होता है कि जो असली लेंथ थी टेप की 10 सेंटीमीटर थी, 10 लिख दिया, ठीक है. यूनिट चाहे नहीं लिखो. टू शॉर्ट और टू लॉन्ग के बाद लिखना होता है, टू शॉर्ट थी 3 से तो 7 आएगा, ठीक है. अगर टू लॉन्ग होती 3 से तो आता 13, ठीक है. समझ रहे हो ना. लॉन्ग में प्लस होगा, शॉर्ट में माइनस होगा, ठीक है. अभी तो शॉर्ट है 7, ठीक है. तो अब बेसिकली आपको ये पता है कि मेजर की 7, ठीक है, और रियल लेंथ जो है वो 7 से छोटी आनी चाहिए. तो अब आप 7 को या तो 10/7 से मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का यूज़ करोगे, या फिर 7/10 से. और अगर 7 से छोटी लानी है तो ये नहीं हो सकता, 7 × 7/10, ये जुगाड़ 49/10 आएगा आंसर, ठीक है. समझ रहे हो ना. एक और चीज़ करते हैं, अभी करते हैं आपके सामने, आपको क्लियर हो जाएगा. क्या करेंगे देखो, ये सब हटाओ, ठीक है. अब क्या करेंगे, मान लो इसको कर दिया मैंने टू लॉन्ग, और थोड़े यूनिट्स भी बदलता हूँ. इसको कर दिया, इसको मैं कर रहा हूँ अब 2 सेंटीमीटर, ठीक है. अब क्या है, अब देखो एग्ज़ाम में जल्दी से कैसे करना है.
पहले अपनी नज़र जानिए, टू लॉन्ग है यार, जल्दी टू लॉन्ग है मतलब करेक्शन पॉजिटिव है, यानी कि जो लेंथ मेजर की है 7, यानी जो लेंथ आएगी वो 7 से ज़्यादा आएगी क्योंकि करेक्शन पॉजिटिव है ना। ठीक है, अब जल्दी जल्दी देखो, रियल लेंथ कितनी है 10, ठीक है, लेंथ कितने टू लॉन्ग है 2 से यानी 12। वहाँ पे हमने पहले क्या किया था, टू शॉर्ट थी 3 से तो 10 - 3 7 लिखा था यहाँ। ठीक है, ये नंबर। अब आप यार दो चीज़ें लिखनी है आपने पेपर में, एक लिखना है 7 × 10/12 इन दोनों का यूज़ करके, और एक लिखना है 7 × 12/10। ठीक है, और आपको पता है लेंथ 7 से ज़्यादा आनी चाहिए, तो ये हो नहीं सकता, तो यार सीधे सीधे 12 8.4 आंसर होगा, ख़त्म बात। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या करना है, यही स्टेप्स रहेंगे यार, यही स्टेप्स रहेंगे। फिर एक बार एक लास्ट बता देता हूँ आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो एक बार। ठीक है, क्या बता रहा हूँ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ठीक है, अभी यहाँ सब बदलते हैं ना, मान लो यहाँ पे करते हैं 15 सेंटीमीटर टेप करते हैं, इज़ टू शॉर्ट करते हैं फिर से बाई, इस बार करते हैं 4 सेंटीमीटर, और मेजर उसने किया मान लो 50 सेंटीमीटर, तो असली लेंथ बताओ। फिर क्या करना है, तो आपको बस ऐसे करना है कि यार 15 सेंटीमीटर असली लेंथ है, असली लेंथ कितनी है यहाँ लिखना है 15। ठीक है, टू शॉर्ट 4 से है, टू शॉर्ट है यानी 11, तो अब कोई भी है ना, और अगर टू शॉर्ट है तो करेक्शन आएगी नेगेटिव, यानी कि करेक्शन नेगेटिव है तो जो मेजर की है 50 उससे कम वैल्यू होगी, तो यार 50 से कम होगी तो 50 × 11/15 ख़त्म। 15/11 नहीं कर सकते ना आप, तो ये आ जाएगी 550/15। ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, ये है देसी मतलब यही है जो आपको आंसर दिलवाएगा। बाकी अगर आपने कंसेप्चुअल करना है तो कोई और पेपर देना, जाके इंजीनियरिंग सर्विसेज का देना। इसमें अगर एक नंबर, बेसिकली आप गेम देख रहे हो, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, अगर वैसे जाना है कि आप स्केल भी बनाओगे फिर दिमाग में सोचोगे क्या करना है, वो नहीं हो पाएगा। अगर वैसे करना है तो फिर 60 क्वेश्चन करके घर आ जाना और फिर ये मान लेना कि हमारा नहीं होगा। ठीक है, यही तरीका है। फिर बता रहा हूँ एक बार लास्ट जाने से पहले क्या करना है, पहले ये जो लेंथ है टेप की वो लिखनी है, फिर टू शॉर्ट और टू लॉन्ग से एक नंबर लिखना है। लेंथ थी 15, अब यहाँ टू शॉर्ट था तो मैंने लिखा 15 - 4 11। अगर टू लॉन्ग होता 4 से तो मैं लिखता 15 + 4 19, यहाँ लिखूँगा 11। फिर पता लगाना है कि असली लेंथ कितनी है 50। अब 50 से ज़्यादा हो गई या कम होगी, तो क्योंकि टू शॉर्ट है तो करेक्शन नेगेटिव होती है यानी कम होगी, तो बस 50 × इन दोनों का यूज़ करके 11/15, बस ख़त्म बात। ठीक है, फिर एंड करते हैं इस लेक्चर को। तो अब 1-2 लेक्चर रह रहे हैं, वो आ जाएंगे। ये न्यूमेरिकल इसी अप्रोच से सॉल्व करोगे एग्ज़ाम में तो ही जल्दी होगा, वरना देख लेना ना आप फिर क्या ही। बाकी फिर अगर ऐसे न्यूमेरिकल में 3 मिनट लगा दिए तो मतलब आपने बेसिकली इस क्वेश्चन में 1 नंबर कमाया नहीं है, आपने 2 नंबर खो दिए हैं जो आप पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, पूरे पेपर में। बस मेरा यही पॉइंट था। ठीक है, फिर एंड करते हैं लेक्चर को।